नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। सबसे पहले आप सबको नवरात्र उत्सव की, रमज़ान की, नए साल की और न जाने किस किस चीज़ की खूब सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आया और लॉकडाउन का मौसम फिर से आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए अब फिर वीडियो चालू करें। आप लोग भी फुर्सत है घर पे, कुछ मैं भी फुर्सत हूँ। बहुत सारे मित्रों की इंक्वायरीज़ हैं, बहुत सारे मित्रों के क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने ये जो एपिसोड रखा है, ये पूरे का पूरा फ्लाई ऐश ब्रिक की इंडस्ट्री के ऊपर आधारित है। आज हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरे मित्रों ने यूट्यूब के माध्यम से भेजी है, उन सब का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो वीडियो है नए स्टार्टअप्स के लिए तो फ़ायदे वाला है ही, लेकिन जो पुराने लोग इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो अपन शुरू करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो इस वीडियो में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जो लोगों ने मेरे से पूछते हैं, एक जनरल क्वेरी आती है कि फ्लाई ऐश, क्योंकि हम लोग जब फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री पे चर्चा करने के लिए निकले हैं, तो ये जो फ्लाई ऐश है, हालांकि मेरे बहुत पुराने वीडियो में भी मेरे मित्रों को ये वीडियो मिला होगा, लेकिन आज चूंकि ये पूरे का पूरा एपिसोड ही फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री के लिए, तो अपन शुरुआत ही फ्लाई ऐश से करते हैं। तो फ्लाई ऐश क्या है? एक प्रश्न आता है सारे मित्रों के बीच में, जो लोग नहीं जानते या जो लोग मेरे वीडियो को वो लोग भी देखते जो फ्लाई ऐश ब्रिक के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ना बनाते हों। तो फ्लाई ऐश क्या है दोस्तों? फ्लाई ऐश क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कोयले को जलाकर, तो मैसिव क्वांटिटी में वहाँ पे कोयला जलाया जाता है और उस कोयले को जलाने के बाद में तो बिजली बन जाती है, लेकिन जो रेसिड्यू बचती है, जो राख बचती है, ऐश राख, जो राख बचती है, उस राख को फ्लाई ऐश बोलते हैं। अब वो फ्लाई ऐश इसलिए बोलते हैं कि जब उस कोयले को जलाया जाता है तो पल्वराइज ग्राइंडेड कोल होता है, उसी की फायरिंग की जाती है, और वो जो राख निकलते वो इतनी बारीक होती है, इतनी महीन होती है, उसका पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि यदि आप उसको खुली जगह पे छोड़ दीजिए तो उड़ जाती है। तो इससे खेतों में, हमारे घरों में, आसपास बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो फ्लाई होने के कारण, उड़ने के कारण उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। अब दोस्तों, फ्लाई ऐश कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताऊं। बेसिकली फ्लाई ऐश 3 टाइप की होती है। एक ही राख है, अलग अलग तरीके से जो निकलती है पावर प्लांट के अंदर में। वो कैसे निकलते हैं मैं आपको थोड़ा सा उसका एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि जो कोयले की जो सबसे जो बारीक से बारीक हिस्सा राख का निकला, वो इतना उड़नशील होता है कि उसको बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट में साइलों में इकट्ठा कर लिया जाता है पंप के थ्रू। दूसरी जो ऐश होती है दोस्तों, पॉन्ड ऐश होती है, और एक होती है बॉटम ऐश। तो ये जो पॉन्ड ऐश है और जो बॉटम ऐश है, नॉर्मल ये तीनों जब राख जलती है तो तीनों प्रकार की राख ही होते हैं। तो जो उड़नशील राख होते, जो बहुत ही महीन बारीक राख होते, उसको तो साइलों में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब जो बची, जो एक बॉटम ऐश होती है और एक पॉन्ड ऐश होती है। पॉन्ड ऐश उसको क्यों बोलते हैं कि यही राख है जब साइलों में इकट्ठी, साइलों की एक कैपेसिटी है, वहाँ से पर डे ब्रिक यूनिट्स को, सीमेंट प्लांट्स को, AC ब्लॉक्स के यूनिट को, जहाँ जहाँ भी वो राख जाते हैं, उसके बाद भी जब राख कंज्यूम नहीं हो पाती, तो अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन रोका नहीं जा सकता, तो जब राख भंडारण की क्षमता से अधिक हो जाते हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो पावर प्लांट्स के बाहर बड़े बड़े तालाब, पॉन्ड्स बने होते हैं, उसमें उस राख को डंप कर दिया जाता है ताकि वो खेतों में उड़े ना, इधर उधर उड़े ना, वातावरण को ख़राब ना करे। और उसी में ही बॉटम ऐश भी निकलती है। तो बॉटम ऐश और जो पॉन्ड ऐश होते हैं, थोड़ी सी कोर्सर होती है, थोड़ी सी रेतीली टाइप की, जैसे बारीक बालू होती है, फाइन सैंड होते हैं, उससे भी महीन ही होती है। 0.1 0.2 माइक्रोन की साइज़ की उसकी एक होती है, थोड़ी सी मतलब कोर्सर होती है। अगर आप उसको हाथ से ऐसे फील करेंगे, टच करेंगे, तो थोड़ी सी कोर्सर मिलेगी। तो ये बॉटम ऐश होती है और पॉन्ड ऐश होते हैं, जो वहाँ पे होते हैं, बाद में उसको JCB और वगैरह से निकाल के बाहर इकट्ठा कर दिया जाता है, जहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए दोस्तों, सिर्फ फ्लाई ऐश से तो ब्रिक नहीं बनेगा। फ्लाई ऐश का एक मेजर कंटेंट होता है, मेजर पार्ट होता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अमेरिका या हर देश के अपने अपने नियम हैं। जैसे इंडिया में 40 से 50%, 60%, जो भी नियम हो आप उसको गवर्नमेंट की साइट पे जाके देख सकते हैं। अमूमन 50% फ्लाई ऐश के इस्तेमाल का नोटिफिकेशंस होता है जो आप ईटा बनाते हैं। लेकिन सिर्फ ऐश से, सिर्फ फ्लाई ऐश से तो ईट नहीं बनती। उसके लिए उसमें आपको और क्या क्या ज़रूरतें होती है, जैसे बेड मटेरियल है, 6 mm की स्टोन चिप्स है, डस्ट है, डस्ट मीन्स स्टोन डस्ट, जो क्रशर्स में आप देखेंगे, एम सैंड है, रिवर सैंड है,
अब इसमें दोस्तों एक बेड मटेरियल होता है। बेड मटेरियल भी पावर प्लांट से ही निकलता है। नॉर्मली आप उड़ीसा या जहाँ भी पावर प्लांट होते हैं आप देखेंगे तो उसको बेड मटेरियल को थोड़ा बोलचाल में अपभ्रंश होने के कारण उसको बेड मटेरियल भी बोलते हैं। तो बेड मटेरियल नहीं है एक्चुअली वो बेड मटेरियल, चूँकि वो बेड से, जो पावर प्लांट का जो बॉयलर होता है उसके बेड से इकट्ठा होता है, इसलिए वो बेड मटेरियल कहलाता है। बेड मटेरियल में लाइम कंटेंट होता है, थोड़ा सा वो कोर्सर होता है, थोड़ी उसकी साइज़ बड़ी होती है, 2 mm 3 mm तक के पार्टिकल साइज़, 4 mm तक के पार्टिकल साइज़ उससे निकलते हैं। तो बेड मटेरियल में लाइम कंटेंट होता है। वो लाइम कंटेंट कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोयला जलाया जाता है तो उससे सल्फ़र गैस का भी रिसाव होता है, सल्फ़र गैस भी निकलती है। तो सल्फ़र गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए बेड में लाइम स्टोन के, कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े भी बिछाए जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूँकि चूने का पत्थर ही होता है तो जलने के बाद में वो कैल्शियम ऑक्साइड में, चूने में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है हमारे ब्रिक को। तो बेड मटेरियल हो गया। क्रेशर में आप देखिए 6 mm के स्टोन चिप्स हैं, क्रेशर की स्टोन डस्ट होती है। स्टोन डस्ट के अलावा आप जहाँ पे रिवर, हालांकि आज बहुत जगहों पे रिवर सैंड की माइनिंग पे बैन है, लेकिन जहाँ रिवर सैंड अवेलेबल है तो लोग रिवर सैंड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल हैं। अब देखिए इसमें चीज़ें होती हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेन्यूलर सीव साइज ऑफ द मटेरियल। जो आप फ्लाई ऐश तो बहुत ही बारीक होता है, बिल्कुल टेल्कम पाउडर जैसा होता है। अब उसके अलावा जैसे आप उसमें स्टोन डस्ट डालते हैं या रिवर सैंड डालते हैं या कोई भी आपको ऐसा फिलर मटेरियल जो उपलब्ध हो डालते हैं, तो उसके अंदर में जो पार्टिकल साइज, जो दाने का साइज़ हो, जो उसमें स्टोन चिप्स या जो भी मटेरियल है उसमें, उसका साइज़ कोशिश करें 2 mm। और एक बहुत अच्छा सजेशन मैं आपको दूँ, व्हाट इज़ द मिनिमम सिल्ट कंटेंट। क्योंकि आप देखिए जब वाश्ड सैंड ले आते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन जब आप रिवर सैंड ले आते हैं या क्रशर से स्टोन डस्ट ले आते हैं तो उसमें सिल्ट मतलब इम्प्यूरिटीज़ या उसमें मिट्टी का कंटेंट है या और भी ऐसा कोई फॉरेन एलिमेंट है जो स्ट्रेंथ को वीक कर सकता है, वो सिल्ट के अंतर्गत आता है। तो सिल्ट का कंटेंट 4% से ज़्यादा नहीं हो। आप वहाँ की मेटलर्जी की रिपोर्ट मंगा सकते हो, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं मिल जाती हैं आराम से, या टेस्ट करा सकते हैं। तो 4% सिल्ट कंटेंट आप मान के उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फ्लाई ऐश आपने इस्तेमाल कर ली, उसमें फिलर मटेरियल जैसे स्टोन डस्ट 6 mm जो आपको मिला उसने यूज़ कर लिया, पर इन दोनों को बांधने के लिए एक बाइंडर लगेगा। आप फ्लाई ऐश अपने आप बंधेगा नहीं, स्टोन डस्ट अपने आप बंधेगा नहीं, 6 mm अपने आप बंधेगा नहीं। इन सबको इकट्ठा जो रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया इन सबको बांधने के लिए एक बाइंडर मटेरियल लगेगा। बाइंडर सीमेंट हो सकता है, बाइंडर चूना जिप्सम हो सकता है। तो कोई भी एक बाइंडर है। ब्रिक के लिए नॉर्मली 2 ही बाइंडर यूज़ होते हैं, या तो चूना एज ए लाइम एज ए बाइंडर यूज़ होता है और या तो सीमेंट यूज़ होता है। तो सीमेंट तो रेडीली सब जगह अवेलेबल है, लाइम है। तो लाइम का बाइंडर के तौर पे जब इस्तेमाल होता है तो पहले CaO कैल्शियम ऑक्साइड मंगाया जाता है राजस्थान से या कटनी से, जहाँ जहाँ ये बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मंगाया जाता है चूना। तो चूना आता है एक्टिव लाइम के फॉर्म में, वो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में आता है, डल्ले में आता है। बड़े बड़े 4 इंच हैं, जितना बड़ा साइज़ का डल्ला आप खरीदेंगे उसका आउटपुट आपको उतना ज़्यादा मिलने वाला है। तो 4 इंच के लम्स में आते हैं, फिर उसको अच्छे से हाइड्रेट किया जाता है, उसको पानी डालकर उस चूने को बुझा लिया जाता है। उसके बाद में उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि ये CaO को जब आप पानी डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है और उसी चूने को आपको ईंट बनाने के दौरान इस्तेमाल करना है। अगर आप एक्टिव लाइम यूज़ करेंगे फिर आप पानी डालेंगे तो आपकी ईंट फटने वाली है, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि उससे जब CO2 रिलीज़ होगी तो लाइम है वो एक्सपैंड होगा, वो हाइड्रोलिक लाइम होता है। तो चूने को बुझा के इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये है कि फ्लाई ऐश से आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो। दोस्तों फ्लाई ऐश से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। आप देखिए, एक तो हो गया फ्लाई ऐश ब्रिक जो आप नॉर्मल देखते हैं, फ्लाई जो जैसे पहले आप मिट्टी के ईंटें देखते थे 9 सवा 4 3 के साइज़ कहते थे ना, देसी भाषा में उसको 9 4 3 बोलते हैं। अब उसी साइज़ के मशीनों द्वारा ईंटें बनते हैं तो वो फ्लाई ऐश के ईंटें कहते हैं। तो फ्लाई ऐश से आप ईंट बना सकते हो। आप सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, जिसको CLC ब्लॉक्स भी बोला जाता है, फोम ब्लॉक्स भी बोला जाता है, तो आप CLC ब्लॉक्स बना सकते हो। आप AAC ब्लॉक्स बना सकते हैं। AC ब्लॉक्स मतलब एरिएटेड ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स, लाइट वेट होते हैं, उनकी भी डेंसिटी कम होती है। आप ALC ब्लॉक्स बना सकते हैं। अब तो इंडिया के बाहर कई देशों में LWA लाइट वेट एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश से गिट्टियाँ बनाई जाती हैं जिससे आप छत की या कॉलम बीम्स की ढलाई करते हैं। लाइट वेट, नॉर्मली छत की ढलाई में लाइट वेट एग्रीगेट्स का भी इस्तेमाल होने लगा है। तो फ्लाई ऐश से बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और फ्लाई ऐश का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल आपको जान के हैरानी होगी, जितना तो आप अपने चारों तरफ ईंट, AAC, CLC नहीं देखते हैं,
और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग फ्लाई ऐश के ब्रिक की प्रॉपर्टी के बारे में संदेह करते हैं वो लोग ध्यान से देख लें कि करीब 15 से 20% ही फ्लाई ऐश का इस्तेमाल इन फ्लाई ऐश के प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ होता है। फ्लाई ऐश का 80% इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। जी हाँ, फ्लाई ऐश का अबाउट 80% इस्तेमाल सीमेंट के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुनी होगी एक सीमेंट होती है पीपीसी। पहले सिर्फ एक ही टाइप की सीमेंट आती थी, आपने देखा होता, कोई पूछता नहीं था आपको ओपीसी चाहिए, पीपीसी चाहिए, पीएससी चाहिए, कौन सी चाहिए। अब आप देखिए सीमेंट 3 प्रकार, चूँकि बाइंडर का जिक्र आया तो ये जानकारी आप लोगों को भी काफ़ी काम आएगी कि पहले आप देखते थे एक ही प्रकार का सीमेंट होता था। फिर आप मार्केट में आप देखिए वो उसको नॉर्मली ओपीसी सीमेंट बोलते थे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब उसको अगर आप देसी भाषा में या साधारण भाषा में समझें कि ओपीसी सीमेंट क्या होता था, सरल शब्दों में समझा दूं, आप बहुत उसके डीप में मत जाइए अगर, तो बता दूं ओपीसी का मतलब होता था खालिश 100% शुद्ध सीमेंट। उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया। वो सीमेंट बनाने की जितनी प्रक्रिया थी उसमें सीमेंट है, वो प्योर सीमेंट है, उसमें कुछ भी और भी नहीं है। फिर बाद में जब थर्मल पावर प्लांट से ये रेसिड्यू निकलना चालू हुआ, इस पर खोजबीन हुई, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्चेस किए, तो पाया गया कि इस फ्लाई ऐश के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, और जैसे कि सीमेंट में प्रॉपर्टी होती हैं वो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि फ्लाई ऐश में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी होते हैं, तो यदि इसको सीमेंट के साथ मिक्स किया जाए तो वो सीमेंट की स्ट्रेंथ को, सीमेंट के साथ वो रिएक्टिव भी हो जाता है और सीमेंट की प्रॉपर्टी को, सीमेंट की स्ट्रेंथ को वीक भी नहीं करता। जैसे मैं आपको बताऊं, जो वैज्ञानिक खोजें बताती हैं या जो इस पे जो जितने सारे शोध कार्य हुए हैं तो उसमें बताते हैं कि यदि आप ओपीसी सीमेंट, जो खालिश सीमेंट है, आपने उसको इस्तेमाल करके अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, मिसाल के तौर पे आपने 9x9 का एक क्यूब बनाया एक लेबोरेटरी पर्पस से टेस्ट करने के लिए, वो ओपीसी सीमेंट से बना है और आपने वही चीज़ पीपीसी सीमेंट से बनाई, तो संभावना है कि जो ओपीसी सीमेंट से बना क्यूब था, अगर उसकी स्ट्रेंथ आपकी 15 से 20 दिन में कंप्लीटली आ जाती है, तो 28वें दिन पीपीसी सीमेंट से भी बनी हुई ब्लॉक की स्ट्रेंथ भी उतनी आ जाती है। दोनों की फाइनल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं होता। अब फ्लाई ऐश पीपीसी सीमेंट क्या है? पीपीसी सीमेंट वो सीमेंट है जिसमें 15 से लेकर 35% तक फ्लाई ऐश मिलाई जा सकती है, वही पीपीसी सीमेंट है। तो अब आप मार्केट में जो भी दुकानों में आपको सीमेंट मिलती है वो सीमेंट पीपीसी होती है, क्योंकि अब ओपीसी सीमेंट प्रायः कंपनियों द्वारा नॉन ट्रेड बेसिस पे ही दी जाती है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दी जाती है, वो 100-200 टन 500 टन इकट्ठे खरीदने पे ही वो प्लांट्स के द्वारा सप्लाई की जा सकती है। अब आपके दुकानों में इर्द गिर्द चारों तरफ जितनी भी दुकानें दिखती हैं वो सब की सब पीपीसी सीमेंट होते हैं। पीपीसी सीमेंट का मतलब है कि फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट, ठीक है। तो ये आपका, अब एक तीसरी सीमेंट भी मार्केट में आती है, उसको पीएससी बोलते हैं, दैट इज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब स्लैग क्या है? वो भी स्टील इंडस्ट्री का, आयरन और इंडस्ट्री का एक वेस्ट है। जैसे पावर प्लांट से कोयला जला के राख निकलती थी, वो एक बर्डन होता था, ऐसे ही स्लैग भी पिछले दशकों तक एक स्टील प्लांट के लिए बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ी समस्या का कारण होता था कि अंबार लगे हुए हैं। अब चूंकि वो आयरन का कंटेंट ही है, उसमें बहुत सारा स्टील का कंटेंट है, तो अब उसको ग्राइंड करके और उसको भी अब सीमेंट में मिलाया जाने लगा, और आप हैरानी होगी आपको कि उसकी भी स्ट्रेंथ बहुत शानदार होती है। तो आप ओपीसी, पीपीसी और ये पीएससी, ये 3 सीमेंट होते हैं। चूँकि बाइंडर का जिक्र आया था तो मैंने किया। और फ्लाई ऐश ब्रिक आप जिसको भी बेचने जाते हो, आप लोग फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में ही सुन रहे हैं, या जो भी फ्लाई ऐश ब्रिक खरीदने वाला है तो अपने दिमाग से मिथ निकाल दे कि ये राख का ईंटा, अब राख ही अपने घर के कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हो। जिन लोगों को लगता है कि राख से बना ईंटा है, ये गर्मी में बहुत गर्म हो जाएगा, और 1000 तरीके की जो जानकारी के अभाव में इसके बारे में अफवाहें उड़ाई हुई हैं, तो उन अफवाहों से भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप जो सीमेंट यूज़ करो वो राख वाली सीमेंट है, तो आपके घर के मजबूती में तो कोई कमी नहीं आती। तो आप फ्लाई ऐश का जब ईंटा लगाते हो तो कौन सी कमी आने वाली है? आपने 80% अपने घर के कंस्ट्रक्शन में, 100% में अगर आपने 20% ईंटें भी लगाई तो 80% तो आपने सीमेंट फ्लाई ऐश वाली ही यूज़ की है। तो आप ईंटा फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करने में गुरेज न करें, ये बहुत अच्छा ईंटा है। और मैंने अपने एक वीडियो में उसकी सारे बेनिफिट्स भी काउंट कराए हुए हैं, अगर आपको कभी समय हो तो इस वीडियो में मैं फ्लाई ऐश ब्रिक के जो फ़ायदे हैं, उसके शेप एंड साइज से रिलेटेड, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उससे रिलेटेड, तो उस वीडियो को आप दोस्तों जाकर उसमें जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों अपन ने बाइंडर पे चर्चा किया, क्या क्या बन सकता है वो बताया।
अब आता है कि देखिए ये मिट्टी का ईंटा तो है नहीं कि आपने मिट्टी को गीली की और मोल्ड में बना के आपने सुखा दिया फिर आग में पका दिया। इस ईंटे को बनाने के लिए मैनुअल काम नहीं होता है, इसमें मशीनों की ज़रूरत होती है। हाइड्रोलिक प्रेशर, वाइब्रो हाइड्रो टेक्नोलॉजी की मशीन आती हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर की मशीन आती हैं, मैनुअल मशीन्स आती हैं, छोटी कैपेसिटी की मशीन आते हैं। अब तो प्लास्टिक के मोल्ड भी आने लगे मार्केट में। मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी देखा, मेरे कुछ कस्टमर्स भी हैं जो मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हैं, मेरे से बातचीत होती है, तो ये भी देखा हमने कि उसमें मशीनों की आवश्यकता होगी आपको। तो मशीनों का चयन आप यूट्यूब में अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि मशीनें आप लाख 2 लाख से भी स्टार्ट होती है और 2, 5, 10 करोड़ 20 करोड़ तक भी जाती हैं। तो मशीन तय होती है कि आप उसमें कितनी कैपेसिटी का प्रोडक्शन कराना चाहते हैं। एक आदमी 1000 ईंट बनाना चाहता है, कोई 1 लाख ईंट बनाना चाहता है, कोई 5। तो कैपेसिटी के हिसाब से मशीन का चयन करें और बंदी बातें उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ें, किसी समझदार आदमी की राय ले लें। और हमसे कुछ मदद रिक्वायर्ड हो तो इसमें जो नंबर दिए डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें सिर्फ व्हाट्सएप पे ही संवाद करें, क्योंकि सबके साथ में टेलीफोनिकली कंसल्टेशन नहीं दिया जा सकता। तो आप एक विधिवत समय ले लें, इसमें नंबर कंपनी के मैं अपने टेक्निकल हेड्स का और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनका मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे भी ये सलाह ले सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है इसमें कि मशीन तो मशीन के बारे में बात हो गई, क्वालिटी ऑफ मशीन एंड इस प्रेशर के बारे में। मशीन के प्रेशर को मैंने बताया कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मशीन का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आप ईंट कितनी बनाना चाहते हो, उसकी कैविटी कितने ईंटे का मोल्ड बॉक्स उसके नीचे लगा हुआ होगा, उस पर तय करेगा कि मशीन का प्रेशर कितना है। आप एक भी प्रेस कर रही है आपकी मशीन की, 2 कर रही है कि 5 करे, तो आपका मशीन मैन्युफैक्चरर ही आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा देगा। और अगर आपको ये जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि आपने जो मशीन खरीदी, आपके सप्लायर ने बोला 100 टन, 200 टन, 500 टन, 50 टन, 70 टन, वो आप कैसे चेक कर सकते हो, उसका भी तरीका अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आने वाले वीडियो में आपको वो भी समझा दूंगा, वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। कोई भी धंधा चालू करेंगे तो पैसे से ही होगा। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तय होगा ठीक इसी बात से कि आप पर डे कितना ईंटा बनाना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप कितने ईंट बनाने चाहते हैं, तो आपको सप्लायर बता देगा आपको मशीन इतने में मिल जाएगी। आपको वो बता देगा आपको इसके लिए कितना बड़ा शेड लगेगा, तो आप शेड के एरिया का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतना बड़ा इस मशीन को लगाने के लिए शेड एरिया इतना लगेगा, सीमेंट का स्टोरेज का इतना लगेगा, पानी की लाइनें यार्ड में बिछानी पड़ेंगी तो पानी का खर्चा कितना आएगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर लगेगा। और इन सब के बाद जो भूल चूक होती है वो कहाँ पे होती है कि उसके बाद आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए रनिंग कैपिटल कितने, आपने सब कैलकुलेट कर लिया, मशीन 50 लाख का, ये सारा कुछ इतना, आपको रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा लगेगा और वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे जो ब्रिक बना रहे हो, पहला तो उस पर आपका प्रॉफिट कितना है। तो इस बिज़नेस को करने के पहले दोस्तों हमारी सलाह मानिए कि जल्दबाजी में कभी ये बिज़नेस मत करिए। आप 6 महीने बाद नहीं 6 साल बाद चालू करिए। किसी के प्लांट में जाके आप नौकरी ही कर लो, सीखना हो तो आपने ईगो को थोड़ा सा जेब में रख लीजिए और आप किसी के प्लांट में मजदूर के जैसे, ऑपरेटर के जैसे, सुपरवाइज़र के जैसे, जैसी आपकी जुगाड़ लग जाए आप वैसी नौकरी ही कर लो, सीख लो, थोड़ा काम को समझिए। अब उससे क्या होगा, फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके शहर में पहला तो ईंट कितनी आप जो बनाने वाले हो, जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी का आप प्लांट लगा रहे हो, क्या आप उतनी ईंट की डिमांड है कि आप बेच सकते हो। ठीक है, आपके एरिया में दूसरे लोग वो ईंट कितने की बेच रहे हैं और जब आप बेचने जाओगे तो कितने में बेचोगे, आपको क्या प्रॉफिट आएगा, क्या ROI आएगा। तो उसके लिए भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ। एक हमारा कॉस्ट एनालिसिस का वीडियो है कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको करीब बहुत कुछ हमारे चैनल में आपको मिलेगा। हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस वीडियो के यूट्यूब के चैनल में अगर आप स्क्रॉल करके सारे वीडियोस को देखेंगे तो इसमें पेवर ब्लॉक वाले को भी कुछ न कुछ मिल जाएगा, इसमें फ्लाई ब्रिक वाले को भी कुछ न कुछ मिल जाएगा, इसमें CLC ब्लॉक वाले को भी मिल जाएगा, इसमें कवर ब्लॉक वाले को भी मिल जाएगा, इसमें कॉन्क्रीट बना, मतलब सबके लिए हमने कुछ न कुछ हमेशा बना के हम इस वीडियो के चैनल में डालते रहते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए मिल जाएगा, कैसे क्यूब टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप उस वीडियो में जाके बहुत सारी जानकारी, शायद कुछ चीज़ें मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना भूल जाऊं, तो आप जाके वहां देखें कि आपको उसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें, तो आप खोजिए। तो
व्हाट इज द मेन फोकस एरिया बिफोर एंड आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस। देखिए बहुत अच्छी चीज़ कवर की। असल में मैं ये जो वीडियो कवर कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्क्रिप्ट राइटर हैं इसके, बहुत ही क्रिएटिव आदमी हैं। मेरे कंपनी के CEO हैं मिस्टर विनय शेट्टी। वो मैसूर ऑफिस, मेरे कारपोरेट ऑफिस में बैठते हैं। और दोस्तों इसमें पूरी आप जो देख रहे हो, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लगा के दी है मेरे को, ये देख सकते हो आप, ये पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे लिख के दी है और डिस्कस करके, और एक बहुत ही सार्थक मुद्दों के साथ इस वीडियो में आए हम। तो इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। विनय शेट्टी जी की मेहनत है, तो एक लाइक उनके लिए बनता है। आप मेरे वीडियो के लिए भले लाइक करें ना करें, पर मेरे कंपनी के CEO हैं और जो हृदय से और दिल से और पूरे तन मन से आप लोगों के प्लांट की तरक्की के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। और उनके आने के बाद तो मेरी कंपनी ने बड़ी उत्तरोत्तर प्रगति भी की है और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा CEO पाकर। तो उनके द्वारा तैयार की गई है। तो दोस्तों करीब करीब हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें चालू की है और इसमें एक क्वेश्चन विनय जी ने बहुत अच्छा दिया है कि इस बिज़नेस के चैलेंजेस क्या हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्योंकि आपको पता ना हो कि जब आप इस ब्रिक को मार्केट में लेके निकलेंगे तो आपके सामने कौन कौन से चैलेंज आएंगे, कौन कौन से पहाड़ हैं जो चढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला पहाड़ आपके पास आएगा रेड ब्रिक का। आज भी आएगा। इंडिया में कोई 10 सालों से ब्रिक चलता है, लेकिन आप किसी भी ब्रिक मैन्युफैक्चरर से पूछिए, 90% जहाँ पे कम्प्लीटली बैन है रेड ब्रिक, वहाँ की बात मैं नहीं करता। वो एरियाज़ ऐसे होंगे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में आज भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को, वो रेड ब्रिक्स वालों से है, जो भट्टे में मिट्टी की ईंट बनती है। अब रेड ब्रिक्स वाले भाई से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान ने पेट सबको दिया है और सबको बिजनेस करने का अधिकार अगर कस्टमर खरीदता है। तो रेड ब्रिक आज भी काफ़ी बिकता है। उसके बिकने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताऊं, कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत कुछ लगता है। एक अच्छी मशीन चाहिए। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ आपने फ्लाई ऐश ले आए, आप स्टोन डस्ट ले आए, आप सीमेंट भी अच्छी ले आए, पर आपके पास मशीन अच्छी नहीं, कोई भी एक चीज़ मिसिंग करेगी, आपके ब्रिक की क्वालिटी नहीं आएगी। आप मशीन अच्छी ले आए, आपने सीमेंट कम डाल दी, आपने सब कुछ अच्छा किया, आपका मिक्स डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है। आप केमिकल ले आए, मेरा बोले जेटली साहब रोज़ वीडियो में बड़ा धूम मचा के रखे हैं, यहाँ एक्सपोर्ट होता है, वहाँ एक्सपोर्ट होता है, हम भी मंगाए। फिर बोले नहीं जेटली साहब का भी केमिकल काम नहीं किया। नहीं करेगा सर। आप रोज़ मशीन वाले को भी फ़ोन लगाते हो, तुम्हारा जो फ़ोन मुझे आता है करीब करीब मशीन वाले को भी आपका वैसे ही फ़ोन जाता है, अरे आपके ब्रिक में स्ट्रेंथ नहीं आती, तो बोलता है सर प्रॉपर देखो बरोबर। मैक्सिमम गुजराती भाई हैं, तो उधर से जो टोन आती है मुझे कई बार, क्योंकि मैं लंबे समय तक रहा, तो कैसी टोन आती थी, सर थोड़ा प्रेशर तो चेक करो ना, बराबर है कि नहीं है, वो वाल व्हील खोल के थोड़ा देखो। आपने बोला प्रेशर तो बराबर, अच्छा ठीक है। फिर सर वो आपका वो केमिकल का प्रॉब्लम होएगा। अच्छा फिर जेटली साहब आपका केमिकल काम नहीं कर रहा। फिर जेटली साहब ने बोला भाई आप मशीन का प्रेशर वगैरह बता दो। तो इनको क्या लगता है, ना मशीन वाला झूठ रहा है ना केमिकल वाला झूठ बोल रहा है। आप ये भी मानो मशीन वाला भी झूठ नहीं बोला होता है। मैंने देखा है कई जगहों पे ऐसी प्रॉब्लम होती है जो वास्तव में मशीन की प्रॉब्लम होती ही नहीं। आप प्रॉपर सारी चीज़ों को देखें, आप मिक्स डिज़ाइन अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि आज आप मशीन ले आए, उसमें कचरा मिट्टी लकड़ी भूसा कुछ भी डाल दोगे ब्रिक बन जाएगा, मशीन ईंट बना, ऐसा नहीं होता है। मशीन से ईंट बनाना है तो मशीन भी अच्छी चाहिए, सीमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए। आपके चाहने से नहीं होगा कि सर 4 रुपये में ईंटा नहीं बिकता, हम कितनी सीमेंट डाल दें। फिर आज 4 रुपये में ईंटा नहीं बिकता और आप सोचो मैं सीमेंट 2% डाल के और 10 MPa की स्टील तो नहीं लगेगा। हर चीज़ का सर एक पैरामीटर है ना। कंक्रीट इंडस्ट्री तो चलती ही श्योर शॉर्ट फार्मूलेशन पे, वहाँ पे ज्योतिष विद्या नहीं चलती है कि आपने आज ईंट बना दी फिर 7 दिन तक अगरबत्ती दिखाओगे तब उसमें 10 MPa की स्ट्रेंथ आएगी। आप सर पहले दिन ही बना सकते हो, आज आप तय कर सकते हो आपको 10 MPa का ब्रिक बनाना है। उसका तरीका है 10 MPa का ब्रिक बनाने के लिए उसमें कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी फ्लाई ऐश लगेगी, कितनी स्टोन डस्ट लगेगी, मशीन का प्रेशर कितना होना चाहिए, उसमें पानी कितना होना चाहिए, उसमें केमिकल कितना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना। फिर आप अगर हाँ आप मिक्स डिज़ाइन को फॉलो करिए, जो पैरामीटर्स है बनाने के लिए उनको फॉलो करिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, कोई ना मिले तो मैं तो हूँ ही पर व्हाट्सअप में। तो आप मिक्स डिज़ाइन भी फॉलो करिए और पेशेंस मत खोइए।
आपके साथ जो आदमी मशीन वाला कोऑपरेट कर रहा है या केमिकल वाला कोऑपरेट कर रहा है, तो आप उसके साथ पहले वो जो बोलता है वो तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आदमी आपसे थोड़ा ज़्यादा दिन से इस इंडस्ट्री में है और उसकी बातों को आप एक बार करके देखिए, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका तरीका सिर्फ एक है मेरी गुणवत्ता को जांचने का, या किसी भी मशीन वाले की हो या किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता को जांचने का सिर्फ एक तरीका है कि वो पहले जो बोलता है वो करके देख लो। अब उसके अनुसार उसका रिजल्ट प्लस आता है कि माइनस आता है कि कुछ फ़र्क आता है कि नहीं आता है, उसके बाद में हो सकता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। उसके लिए लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला इतना इतना कर लो तुरंत आ गया। आप उसका फीडबैक दो ना, सर आपने इतना इतना बोला था, हाँ उससे ये हुआ और ये नहीं हुआ। तो एक तरीका अच्छा फॉलो करें, एक मित्रतावत हम लोग अगर ट्रायल्स करेंगे तो आपको भी ब्रिक की स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। एंड इज इट गुड आइडिया टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट? विनय जी बोलते हैं इसमें कि क्या ये अच्छा आइडिया है इस बिजनेस को करने का? निश्चित, यकीनन, 100% बहुत अच्छा आइडिया है। इट्स अ बिजनेस ऑफ फ्यूचर। लेकिन कोई भी हो, आप सर BMW ले आए, बड़े से बड़ी कंपनी की कार ले आए, अगर आपके पास ड्राइवर अच्छा नहीं है तो कार 4 दिन नहीं चलने वाली। आप प्लांट को चलाने के लिए पहले नॉलेज, बिजनेस कैसे होता है, कितना पैसा लगेगा, कितनी पूंजी लगेगी, कैसे मार्केट होगी, मेरी बैकिंग कैपेसिटी कितनी है कि 6 महीने, साल, 2 साल बिजनेस नहीं भी चला तो क्या मैं इसको सस्टेन करने लायक हूँ। तो पूरा तब इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अगर आपने जल्दबाजी में आ गए और ले आए मशीन, चालू कर दी, ऐसे नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब इसके आगे मेरे मित्रों ने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। मैंने अपनी बात तो कही, जो मोटा मोटा कवर किया जा सकता था। विनय जी ने जो सुझाव रखे थे आप लोगों को समझाने के लिए, उन पर मैंने चर्चा की। और एक चीज़ भूल गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो विनय जी ने इसमें क्वेश्चन डाला था, क्योंकि हर आदमी पूछता है बिज़नेस जो खोलने जाएगा इसमें बचता कितना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेरा अनुभव बोलता है कि ईंटे के पीछे 50 पैसा बचता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 25 पैसा। पर डिपेंड करता है आपकी सेल का वॉल्यूम कितना है। इट्स अ बिजनेस ऑफ वॉल्यूम। जो लोग भी मास क्वांटिटी में इसका बिजनेस कर रहे हैं तो 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये तक भी जाता है। और क्वालिटी ब्रिक्स की इस समय मार्केट में बहुत डिमांड है, आप इस बात को मान के चलिए। जगह जगह गवर्नमेंट के बहुत रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप देखिए, या स्टेट गवर्नमेंट्स के भी इवनली आ रहे हैं। प्राइवेट विलास कॉलोनीज मैंने देखी कि अब लोगों ने फ्लाई ऐश ब्रिक को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। बहुत मांग है, लेकिन क्वालिटी ब्रिक्स बनाइए, क्वालिटी ब्रिक्स की मांग है। आप ब्रिक की क्वालिटी को रेट में दबाने की कोशिश मत करिए। क्वालिटी से ही बनेगा। सर मार्केट में मिलता है ना 10 रुपये किलो भी केमिकल, हम 210 रुपये किलो बेचते हैं अपना रैपिड है, सेट एंड शाइन, हार्ड एंड शाइन का केमिकल। आप देखिए, आप इंडिया के किसी भी कंपनी का केमिकल का रेट उठा लो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये में कहानी खत्म हो जाती है। मैं पिछले 5 साल से 210 रुपये में अपना केमिकल बेचता हूँ। लोग क्वालिटी खरीदते हैं, मैं रेट को नहीं दबाता क्वालिटी में, क्योंकि मैं केमिकल ऐसा बनाता हूँ कि फिर आंख में आंख डाल के ही बात करें। कैसे नहीं आया रिजल्ट, आप करो तो सही, आप जिद बस मत करो, आप फ़ोन करो, जेटली साहब हमने आपके तरीके से किया, नहीं होगा तो मैं आऊँगा, नहीं होगा तो विनय शेट्टी जी आएंगे, आपको करके दिखाएंगे। लेकिन कोरोना का भी टाइम है, ज़्यादा कहीं पे आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो वर्चुअली आप समझने की कोशिश। अब तो इतना अच्छा है टेक्नोलॉजी का जमाना, आप फ़ोन लगाइए, वीडियो कॉल करिए, लेकिन आप कोऑपरेट करिए, आप हमको मित्रवत डील करिए, तो मेरा केमिकल भी आपको रिजल्ट देता। तो मैं जो कहना चाहता था एक्चुअली कि आप क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए। क्वालिटी के खरीदार भी हैं सर, इसी धरती पे रोल्स रॉयस कारें भी बिकती हैं, BMW भी बिकती है, मर्सिडीज। आप 2 वैरायटी बना लो, आप क्यों सिर्फ एक वैरायटी बनाते हो? सर आप एक जीन्स खरीदने जाते हो, ट्राउज़र खरीदने जाते हो, मिक्सी का 1000 तरीके की मिलती है, 300 रुपये से भी मिक्सी भी मिलती है, 3000 की भी मिलती है, 2 लाख की भी कार मिलती है, 2 करोड़ की भी कार मिलती है। आप
प्रीमियम प्रोडक्ट बनाइए तो सही, कस्टमर को दिखाइए तो सही, लेट हिम डिसाइड। आप कौन होते हो कि वो 4 रुपए का ईटा को अगर 5 वाला बनाएंगे तो नहीं लेगा? वो घर पे कजरिया की टाइल्स लगाता है सर। मैं अभी बताऊं, पाकिस्तान के एक मेरे मित्र हैं और उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्लांट है। तो एक मेरा प्रोडक्ट आता है रबर क्रीट, तो उन्होंने रबर क्रीट मंगाया है पाकिस्तान में ब्रिक बनाने के लिए कि सर मैं तो एक बड़ा कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, वाटर प्रूफ ब्रिक बनाऊंगा, मैं आपका रबर क्रीट डालूंगा उस ईंट में और बनाऊंगा, एक छोटा सा प्रयोग करूंगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ब्रिक बना के रख दूंगा सर। हर घर में सीपेज की लीकेज की प्रॉब्लम आती है, शीत आती है, तो मैं एक ब्रिक बना के लोगों को समझाता हूँ कि ऐसा भी ब्रिक हो सकता है जो वाटर प्रूफ होता है, और अगर लोग पे करेंगे तो बनाएंगे। तो आप भी अच्छे ईंटें बनाइए। आप 8%, मैं नहीं बोलता आप 4 रुपये वाला ईंट मत बनाओ या 3 रुपये वाला मत बनाओ, या जो सबसे सस्ती क्वालिटी का होता है बनाइए। ये 3 रुपये वाला, पहले मैं सतना में जिस जगह पर रहता हूँ तो यहाँ के आसपास एक इलाहाबाद एक बहुत बड़ा ईंटे की मंडी हुआ करती थी। तो जब यहाँ से ईंटें बाकी के जगहों में सप्लाई होते थे, और आज भी मेरे ख्याल से होता ही होगा, तो वहाँ पे ईंटा चलता, ये 1 नंबर ईंटा 7 रुपया, ये 2 नंबर ईंटा 5 रुपया, ये 3 नंबर ईंटा 4 रुपया, ये अव्वल, ये खड़ंजा, 5 प्रकार के ईंटे निकलते थे साहब। अव्वल मतलब उससे मजबूत ईंटा कुछ नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि आग के पास होता है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो अव्वल खड़ा। तो आप भी क्वालिटी बनाइए, 2-3 प्रकार की वैरायटी रखिए, कस्टमर को दिखाइए। क्यों नहीं लगाएंगे लोग? आप मत तय करिए कि ये नहीं बिकेगा, आप मार्केट में प्लेस करिए, ठीक है। तो अब दोस्तों जल्दी से हमारे मित्रों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी कवर करना है। लोगों ने कुछ पूछा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, नॉट गेटिंग गुड स्ट्रेंथ। भाई साहब पूछ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे इस वीडियो को देख के उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि अगर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है तो पहले आप खोजें गड़बड़ कहाँ हो रही है। मशीन से प्रॉब्लम है, सीमेंट से प्रॉब्लम है, आपके मिक्स डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, आपकी वर्क कहीं ना कहीं तो समस्या होगी ना सर। अगर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है सब कुछ करने के बाद में, उसी सिस्टम को फॉलो करके, हो सकता है मैंने मिक्स डिज़ाइन जो आपको बताई हो, उस मिक्स डिज़ाइन से एक भाई को 10 MPa की स्ट्रेंथ आ रही हो, आपको नहीं आ रही हो, तो पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे। तो अपन उसको खोजें, चर्चा करें, विनय जी आपको इसमें मदद करेंगे। दूसरा, फेसिंग एजेस प्रॉब्लम, फ्लाई ऐश ब्रिक की सबसे बड़ी बीमारी है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ भी। मेरे वीडियो मेरे पाकिस्तान के भाई भी बहुत देखते हैं और वो लोग कमेंट भी करते हैं, बातचीत भी होती है। तो जो लोग भी देखते हैं, नेपाल में मेरे दोस्त देखते हैं, बांग्लादेश के मेरे व्यूवर्स देखते हैं, कुछ सऊदी अरेबिया के लोग देखते हैं, कुछ कई जगहों से लोग देखते हैं। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो मलेशिया में आजकल फ्लाई ऐश ब्रिक पे बहुत काम हो रहा है, तो फेसिंग एजेस प्रॉब्लम, ये ब्रिक का जो कोना किनारा टूटता है। देखिए फ्लाई ऐश एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, एक बार ये पानी को जब एब्जॉर्ब करता है ना तो जल्दी सूखता नहीं। आप इसमें से, अब होता क्या, आज आपने जब ब्रिक बनाई तो उसको आप पहले ग्रीन ब्रिक यार्ड में रखते हो, अब वो वहाँ पे 24 घंटे तक सूखता है। मतलब 24 घंटे, इसको यूँ कहें कि आज सुबह 9 बजे अपन ने ब्रिक बनाना चालू किया, रात के शाम के 6 बजे तक बनाएंगे, 8 बजे तक बनाएंगे, ठीक। उसको पूरे को एक ग्रीन शेड के अंदर में, मतलब एक कवर्ड एरिया के अंदर रख दिया जाता है। फिर सवेरे 9 बजे से काम चालू होता है, तो उस ब्रिक को आप शिफ्ट करते हो यार्ड में, जहाँ पे स्टैकिंग होगी तब आपका, क्योंकि उसमें पैलेट्स होते हैं, जब वो पैलेट्स खाली होंगे तब दूसरा प्रोडक्शन होगा, तो पैलेट्स भी खाली करना है, शिफ्ट भी करना है, जगह बनानी है। तो उस दौरान जब आप शिफ्ट करते हो तो ईंटे की हैंडलिंग जब होती है, उसका स्टैकिंग की जाती है या शिफ्टिंग की जाती है, उसका कोना किनारा टूटता है, क्योंकि वो अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाता। और आप उसमें चाहे कितना भी कुछ कर लो, हाँ गर्मियों के दिन में कई बार ये प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन फिर भी ईंटे का सूख जाना, 24 घंटे बाद ईंटे का सूख जाने मात्र से उसकी स्ट्रेंथ नहीं आती। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ईंटे का सूख जाना ही स्ट्रेंथ को गेन नहीं करता। गर्मी में ईंटा सूख भी जाता है आप देखिए, लेकिन फिर भी दूसरे दिन कोने किनारे टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं आई। गर्मी में तो जो ईंटा जल्दी सूख जाता है तो उसकी जो कॉर्नर एजेस की प्रॉब्लम है वो भी जाता है, वहाँ स्ट्रेंथ आने, सुखाने की दिक्कत नहीं है। ये सुखाने के लिए तो आप हीटर चला दोगे, आप फिर ग्रीन ब्रिक यार्ड में क्यों रखना, आप डायरेक्ट धूप में रख दोगे तो ईंटा जल्दी सूख जाएगा। सुखाने के कारण स्ट्रेंथ नहीं आती। आप ये पहले तो मिथ निकाल दो कि जब जो ईंटा है कि 24 घंटे में जितना जल्दी सूख, इसी के लिए लोग हार्डनर डालते हैं कि वो जल्दी सूख जाता है। जल्दी सूखने से स्ट्रेंथ नहीं आते, सूखने का स्ट्रेंथ से कोई लेना पाना नहीं है। आप इस चीज़ को क्लियर करिए। मैं आपको बताऊं
इसमें आप ईंटे का जब आप सीमेंट में पानी डालते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उस दौरान ईंटे में गर्मी पैदा होती है। उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ही बाद में दूसरे उसकी तराई की जाती है। लेकिन शुरू के 24 घंटे जब आप उसमें एडमिक्सचर्स डालते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर डालते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है, जैसे मेरा एक प्रोडक्ट आता है रैपिड ऐश, जो फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री में यूज़ आता है। तो उसको डालने से क्या होता है, एक तो आप जो मिक्स बना रहे हो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, थोड़ा एक गीलापन आता है लेकिन बगैर पानी बढ़ाए, उस विस्कस हो जाता है थोड़ा मटेरियल। तो विस्कस होने से क्या होता है, एक तो हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर कम क्यूरिंग का, ये एक सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड है। इससे अगर जब आप ब्रिक बनाते हो तो आपको ईंटे को तराई करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्योर करता रहता है। तो उसको यूज़ करने से होता क्या है कि जो स्ट्रेंथ नॉर्मली आपको 28 दिन में मिलती थी या जो स्ट्रेंथ तीसरे दिन आती है, मतलब आपके ब्रिक में दूसरे जो एजेस की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो ईंटे का कोना किनारा इसलिए टूटता है कि ईंटे की कोने किनारे की मजबूती कम से कम आने में, वो हैंडलेबल कम से कम 72 घंटे में होता है। अब 72 घंटे आप इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि 72 घंटे 72 आवर्स अगर आप वेट करोगे तो फिर आपका प्रोडक्शन हैम्पर होगा, आप 3 दिन में एक बार यूज़ करोगे। तो जो मेरा सुपर प्लास्टिसाइजर जो 3rd डे की स्ट्रेंथ थी, जिसको जो हैंडलेबल स्ट्रेंथ थी, जिसको आप ईंटा उठा के कहीं रख सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए अगर आप कोई एडमिक्सचर नहीं डालते हो तो 3 दिन लगता है। सूख तो जाएगा हो सकता है 24 घंटे में, लेकिन उसके कॉर्नर एजेस में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। मेरा प्रोडक्ट क्या करता है, वो जो स्ट्रेंथ 3 दिन में आ रही थी उस स्ट्रेंथ को वो 24 घंटे में लाता है। तो मतलब आप जो दूसरे दिन ईंट उठा रहे हो ना, आप ये मान के चलो कि आप वो 3 दिन पुराना ईंट उठा रहे हो। इसलिए जब आप मेरा एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं, रैपिड ऐश यूज़ करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए, रैपिड फ्लाई ऐश के ब्रिक के लिए, CLC ब्लॉक के लिए, AC ब्लॉक के लिए, और जितने भी फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट के लिए मेरा रैपिड ऐश करके प्रोडक्ट आता है, आप उसको यूज़ करिए, ठीक है। तो उससे आपके कॉर्नर एजेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। गुड बाइंडर फॉर फ्लाई ऐश ब्रिक, लाइम और सीमेंट। एक अच्छा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अच्छा बाइंडर कौन सा है, सीमेंट के साथ में, लाइम के साथ में यूज़ करें या सीमेंट के साथ में यूज़ करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ ऐसे कि पहली बात होती है कि आपको कॉस्ट वाइज कौन सा सूट करता है। बाइंडर दोनों हैं, लेकिन सीमेंट जब आप यूज़ करते हो तो आपके ईंटे की स्ट्रेंथ जल्दी आती है, क्योंकि सीमेंट जल्दी सेटिंग को गेन करता है, एडमिक्सचर का बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है। तो आपका ब्रिक जो नॉर्मली, पहला तो मैं आपको बता दूं, आप जब रैपिड ऐश यूज़ करते हो तो मान लीजिए आप जब नहीं यूज़ करते हो तो आपका ब्रिक 28वें दिन डिस्पैच ही करोगे, और उसको आप 15 दिन 20 दिन अच्छे से जब क्यूरिंग करोगे, ठीक। दूसरा, जब आप रैपिड ऐश यूज़ करते हो तो आप वही ब्रिक हो सकता है 7 to 10 दिन में, जो स्ट्रेंथ आपकी 28 दिन में आ रही थी वो स्ट्रेंथ आपको 7 से 10 दिन में आ जाएगी, और विदाउट क्यूरिंग, ठीक है। अब क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग एक दोस्तों एक लंबा सब्जेक्ट है, उसके लिए कोई 10 मिनट 15 मिनट बोलने के लिए चाहिए। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहेंगे कि एक्चुअल में क्यूरिंग क्या है, उस पर भी चर्चा की जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और विनय जी, अगली बार मैं विनय जी से निवेदन करूंगा कि क्यूरिंग के ऊपर में वो एक वीडियो बनाएं, जैसे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि विनय जी क्यूरिंग के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। उन्होंने तो अपने प्लांट में क्यूरिंग चैम्बर खुद ही बनाया है, स्टीम क्यूरिंग का। तो ये वो वही बनाएंगे अगली बार क्यूरिंग पर, अगर आप लोग की विश होगी तो, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट से आपको क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन 10 दिन में आपका माल डिस्पैच हो, तो आपकी रनिंग कैपिटल कितनी से होता है। आप एक माल को 28 दिन तक आप पहले तो अपने यार्ड में रख रहे हो, फिर 28 दिन के बाद में वो मार्केट में जा रहा है, फिर 1 महीने वो ढुलाई चल रही है, फिर आपका पैसा आता है 3 महीने। आपने 7 दिन में ब्रिक डिस्पैच कर दिया तो महीने भर के अंदर तो आपका पैसा आ जाता है। तो आपकी रनिंग कैपिटल कम इन्वॉल्व होती है। और इको फ्रेंडली है सर, आज गर्मी है, आप देखिए पीने के लिए पानी नहीं मिलता, आप सेल्फ क्यूरिंग केमिकल यूज़ करके प्रकृति की भी रक्षा करते हो। और मैं आपको बता दूं, मेरे केमिकल को यूज़ करने का एक नया पैसा खर्च नहीं होता आपके केमिकल में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एक नया पैसा खर्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने रुपए का आप केमिकल यूज़ करते हो, करीब करीब उतने का आपका ब्रेकेज रुक जाता है, वेस्टेज रुक जाता है, रनिंग कैपिटल सेव हो जाती है, और द मेन इंपॉर्टेंट आपकी सीमेंट ही बच जाती है। उतने पैसे की तो आप सीमेंट बचा लेते हो। आप करके देखिए, जो अपन चर्चा करते कौन सा बाइंडर अच्छा है, तो सीमेंट अच्छा है कि लाइम ऐसा है। एक तो आपको मैंने बता दिया कि लाइम की सेटिंग बहुत देर आती है। लाइम से अगर आप ब्रिक बनाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा लेट आएगी, और सीमेंट की थोड़ी जल्दी आएगी। बाकी बाइंडर बोथ आर गुड, प्रोवाइडेड द प्योरिटी ऑफ द लाइम शुड बी चेक,
क्योंकि लाइम के अंदर में कैल्शियम ऑक्साइड के परसेंटेज के ऊपर उसकी प्योरिटी तय होगी। अब फिर उसके हिसाब से उसको कितना आपको डालना है ब्रिक के ऊपर में एक मिक्स में, वो उस पर तय करेगा उसकी प्योरिटी के ऊपर। क्वालिटी ऑफ फ्लाई ऐश एंड अदर रॉ मटेरियल्स, इनका सारे का एनालिसिस आता है, कैसे चेक किया जाता है। ये विनय जी जब क्यूरिंग वाला वीडियो बनाएंगे तो वो भी फ्लाई ऐश की, अभी वो अलीगढ़ पे थे, एक बहुत बड़ा प्लांट उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल कराया, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा मटेरियल एनालिसिस किया। उनका एक वीडियो है, इसमें आप कभी देखिए, बहुत खूब सारी जानकारी, एक एक चीज़ को उन्होंने उड़ा के दिखाया, ज़मीन से उठा के क्या उसकी प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, और वहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम फ्लाई ऐश यूज़ करके अबाउट 80% ऑफ फ्लाई ऐश ही हैज़ यूज्ड टू मेक द ब्रिक सक्सेसफुली। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा हाउ टू। अभी एक मित्र ने पूछा है व्हाट शुड बी द हाइड्रोलिक मशीन कंप्रेशन, जवाब वीडियो में मिल गया होगा आपको। हाउ टू बाई गुड मशीन ऑलरेडी कवर्ड। टाइप्स ऑफ क्यूरिंग के ऊपर में विनय जी आपको वीडियो बना के देंगे। नॉट गेटिंग स्ट्रेंथ आफ्टर यूजिंग हार्ड एंड शाइन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर नहीं होता है सर मेरा, तो मैं तो बोलता हूँ आप मेरा प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, अगर आपने 70 kg का जार मंगाया, आप उसमें 5 किलो इस्तेमाल कर लो, स्ट्रेंथ नहीं आता है, शर्म मत करिए सर, फ़ोन करिए सर आपका ब्रिक स्ट्रेंथ नहीं देता है लेकिन आप 70 किलो का पूरा डब्बा आया, आपने पूरे का पूरा जार कंज्यूम कर लिया, फिर आप बोलते हो सर स्ट्रेंथ नहीं आया, फिर मैं बोलूँगा आप 5 किलो फिर मंगा लो, बोले सर अब कैसे मंगा ले, एक बार मंगाया था स्ट्रेंथ नहीं आया। सर आप जब केमिकल मंगाते हो, आप पहले डब्बे को एज अ प्रैक्टिकल यूज़ करिए ना। मैं तो मनी बैक गारंटी देता हूँ सर, आप मेरे वीडियो के पिछले सारे वीडियो के कमेंट में जाइए, मैं कभी कभी किसी का कमेंट भी डिलीट नहीं करता हूँ। अगर मेरी बुराई है तो लोगों को समझ में आनी चाहिए, और मैं सही बोल रहा हूँ तो लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं कभी कमेंट डिलीट नहीं करता अपने वीडियो के। तो आप मंगाइए, आप उससे 1 दिन 2 दिन का प्रोडक्शन करिए, फिर उसकी स्ट्रेंथ निकालिए। आप 7 दिन तक लगातार उसको यूज़ करते जाते हो, फिर माल भी ख़त्म हो जाता है। कुछ अब आपको सजेस्ट करना था, आप सजेस्ट भी नहीं कर पाते। आप बिल्कुल अपना सारा डेटा दीजिए सर, एक बार हमारे से चर्चा करिए। हो सकता है हम और आप मिलके, सिर्फ मैं अच्छा ब्रिक नहीं बना सकता, आप और मैं मिलके एक बढ़िया ब्रिक बना सकते हैं। तो आप जब मंगाए हैं, तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है और आपने जो बोला है कि हार्ड एंड शाइन यूज़ करने के बाद हमें स्ट्रेंथ नहीं मिली, तो मित्र अगर आपके पास अभी भी बचा हुआ है केमिकल, तो फ़ोन करिए विनय जी को या मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं अपने टेक्निकल वाले बंदे को बोलता हूँ आपके साथ लाइन अप करके। और उसके बाद भी अगर स्ट्रेंथ नहीं आती है तो जितना केमिकल बचा है आप मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, जेंटलमैन प्रॉमिस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्ड एंड शाइन इन फ्लाई ऐश प्रोडक्ट, वाई टू यूज़ एंड इट्स बेनिफिट्स। ऑलरेडी मैंने आपको रैपिड ऐश का फ़ायदा अभी गिनवाया एक मित्र के उस समय कि जब वो बोले थे नॉट गेटिंग स्ट्रेंथ। डिफरेंस, एक बहुत अच्छा प्रश्न एक मेरे मित्र ने पूछा है, डिफरेंस बिटवीन लो कास्ट हार्डनर एंड हार्ड एंड शाइन। इट्स गुड क्वेश्चन, बताना भी चाहिए सर। देखिए जो लो कास्ट हार्डनर हैं, पहले तो जितने भी सस्ते हार्डनर बनते हैं सबके सब क्लोराइड बेस्ड होते हैं, और क्लोराइड बेस्ड हार्डनर का जो सबसे एडवर्स इफेक्ट है वो कोरोसिव होता है। कोरोसिव होने से होगा क्या, आप हार्डनर डालोगे अपने पैन मिक्सचर में, आपकी सारी मशीनरी लोहे की है, वो उसमें रस्ट पैदा करेगा, ठीक है, जंग खाएगी। आप हो सकता है 10 रुपए वाला केमिकल यूज़ करके आपका पर्पस। और जो लो कास्ट हार्डनर है बेसिकली दे आर नोन एज एक्सेलरेटर, वो सेटिंग की स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है। आपका ब्रिक जो हो सकता है जो 48 घंटे में सूखता, उस 10 रुपए वाले केमिकल को यूज़ करके हो सकता है वो 8 घंटे में सूख जाए, 10 घंटे में सूख जाए, 24 घंटे में सूख जाए। उसने सेटिंग को स्पीड कर दिया और उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उस ब्रिक को अगर भली भांति बहुत अच्छे तरीके से क्यूरिंग नहीं की गई तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। आप कभी भी उस ईंटे की स्ट्रेंथ को आप चेक कर लें एक लंबे समय के बाद में, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद में, लो कास्ट हार्ड। और मार्केट में मैक्सिमम लोग अबाउट 50, मोर देन 50, 60, 70% पीपल्स आर यूजिंग लो कास्ट हार्डनर। फ्लाई ऐश ब्रिक की दुर्गति का इंडिया में कारण ये भी है कि सस्ते हार्डनर यूज़ करने के कारण उस ब्रिक के भी कोने किनारे, पहले तो आप जब ट्रांसपोर्ट करते हो, शिफ्ट करते हो, बढ़िया लोडिंग अनलोडिंग, उसके कोने किनारे टूट जाते हैं, स्ट्रेंथ ही नहीं आती। आपने सुखा दिया जल्दी किसी चीज़ को, तो वो एक धीमा जहर है। वो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं। वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब ही करना, आपकी मशीन को जंग लगाएगा, फिर हार्मफुल होते हैं। आप एक्सेलरेटर, आप
के हाथ में उसके आपके स्किन पर उसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, दैट दे आर एक्चुअली हैजार्डस। आप उनसे टेक्निकल डेटा शीट मंगाइए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप जिससे भी ये जो लो कास्ट हार्डनर जिससे भी आप मंगाते हो, 250 किलो के लिक्विड ड्रम में आता हो और 5000 का ड्रम आता हो, 7000 का ड्रम आता हो, तो भाई साहब एक बात आप गांठ बांधिए, जब भी किसी से केमिकल मंगाइए तो आप उससे उसका टेक्निकल डेटा शीट मंगाइए, आप उसका मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट मंगाइए, आप उसमें देख लीजिए उसका रिकमेंडेड डोज कितना है, उसमें क्लोराइड कंटेंट कितना है, वो हैजार्डस है कि नॉन हैजार्डस है। जितना भी सस्ता केमिकल क्लोराइड बेस होगा वो हैजार्डस ही होगा। आप आपके मजदूर उस पर काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, हैजार्डस है। मैं देता हूँ, मेरा प्रोडक्ट नॉन हैजार्डस होता है, मैं आपको MSDS देता हूँ, आप कभी भी मंगाइए। तो सेहत के साथ समझौता नहीं, स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं, पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी दाव पे नहीं लगानी है। तो फिर दूसरा, इनको क्यूर, अब लो कास्ट हार्डनर तो आपको उसको क्यूरिंग करनी है, आप पानी का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, टाइम का वेस्टेज है। सेल्फ क्यूरिंग केमिकल है सर, आपने बनाया, और सीमेंट की सेविंग भी होती है। अगर आप सेल्फ हमारा प्रोडक्ट या जो यूज़ करते हैं आप रैपिड डैश, तो उससे सीमेंट की भी बचत होती है। जितना अभी आप यूज़ कर, कम से कम इतनी तो बच ही जाती है कि जितने रुपए का आपने केमिकल यूज़ किया, तो आपको फ्री में केमिकल मिला, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्हांस हो गई। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए रैपिड डैश। मैं इस वीडियो में कोई अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, लेकिन जब देखिए चर्चा चलेगी तो बात निकलेगी, तो बात की बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो इज़ देयर एनी ट्रेनिंग सेंटर फॉर न्यू स्टार्टअप्स? क्या कहीं नए स्टार्टअप्स का ट्रेनिंग सेंटर है या और क्या है? ये ट्रेनिंग सेंटर ही तो है, पर जानते हैं हमारी बड़ी गंदी आदत है, हम आधा घंटा 20 मिनट भी धैर्य के साथ किसी की पूरी बात सुन नहीं सकते। मैं जानता हूँ अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, घड़ी घड़ी स्किप करते होंगे, वो 5 सेकेंड स्किप कर दो, 10 सेकेंड स्किप कर दो। इससे अच्छा वीडियो मत देखो, क्या फ़ायदा है? मैंने जो बोला था वो आपने सुना नहीं, और जो आपने बोला था वो मैंने कभी कहा ही नहीं। हमारे विनय शेट्टी जी एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वॉट आई स्पीक एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दैट यू हियर। आपने क्या सुना, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। तो वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम धैर्य के साथ में पूरी चीज़ में इस आधे घंटे में, हो सकता है 20 मिनट बकवास ही हो, पर उस 30 मिनट में 20 मिनट बकवास छांटने के लिए भी समय चाहिए जब आप 30 मिनट पूरा वीडियो देखोगे। जब हम कुआं खोदते हैं ना, तो पहले कंकड़ पत्थर और मिट्टी ही निकलती है, कोई 1-2 फुट खोदने में पानी नहीं निकलता, उसके लिए गहरे जाना, खोदते जाते तब पानी निकलता है। तो मेरे इस पूरे वीडियो में कौन सी चीज़ आपके काम की होगी वो जल तब निकलेगा जब आप मेरे पूरे वीडियो को देखोगे। तो स्किप मत करें, इस आदत को बदल दें, रिक्वेस्ट मानो यार। और मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ तो आपके काम की तो है ही है। समाज में अगर आप सबको ये फॉरवर्ड करोगे तो लोगों को फ्लाइश ब्रिक के ईंटे के बारे में पता भी चलेगा। आप खुद ही नहीं लोगों को इस वीडियो के बारे में शेयर करते कि फ्लाइश ब्रिक क्या चल रहा है, कितनी डिमांड चल रही है, गवर्नमेंट कितना फोर्स कर रही है। तो वीडियो शेयर करेंगे तो पता चलेगा ना लोगों को, तो शेयर करिए। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट काइंडली कॉन्टेक्ट टू आवर टीम। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बने रहिए और सुनिए। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत बुरी तरीके से कोरोना फैल रहा है दोस्तों, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। आप अपने परिजनों के लिए बड़े कीमती हैं और आपके सारे परिजन आपके लिए बड़े कीमती हैं। मैंने भी तय किया लॉकडाउन में कहीं नहीं जाऊंगा। आप इस सूट बूट की चमक पे मत जाइएगा, वो तो हमने सोचा कि आपको वीडियो ज़रा अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में दे दे। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, पर मास्क ज़रूर लगाएं और खुद भी बचें और दूसरों को भी कोरोना न फैलाएं। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।